हेलो एवरीवन, सो रवि दिस साइड। सो आज हम करने वाले हैं जीओसी वन शॉट। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो आपका लेसन होने वाला है इसमें हम पूरा बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कवर कर लेंगे, जो आपको पूरे ऑर्गेनिक में काम आता है। आप कह सकते हो 30 to 40% ऑफ एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम इस लेसन में कंप्लीट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, सबसे पहले हम इसमें कवर करने वाले हैं आपको रेजोनेंस। रेजोनेंस कवर करेंगे। देन हम इसमें कवर करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। देन हम इसमें कवर करेंगे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे ही हो जाए हमारा, उसके बाद हम, अब देखो, उसके बाद हम इनके एप्लीकेशंस पे मूव करेंगे। बेसिकली हम एप्लीकेशन वाला पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इन तीनों का इन तीनों को हम उस पार्ट पे फोकस करेंगे जिस पार्ट से हम बहुत सारे बेसिक चीज़ें जैसे स्टेबिलिटीज़, डिफरेंट चीज़ों की, डिफरेंट इंटरमीडिएट्स की, देन एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, जिसमें मेजर बच्चों को दिक्कत होती है वो करने वाले हैं। तो इनका हम एप्लीकेशन करेंगे। अब इनका एप्लीकेशन पार्ट जो होगा आपको, उसमें हम सबसे पहले करेंगे, उसमें सबसे पहले हम करेंगे स्टेबिलिटी। अब हम स्टेबिलिटी किसकी करने वाले हैं? तो स्टेबिलिटी में हम सबसे पहले करेंगे कार्बोकटायन की। देन हम करेंगे फ्री रेडिकल की, और उसके बाद हम करेंगे कार्बन आयन की। यानी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल, इन तीनों की करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे एप्लीकेशन नंबर 2 पे, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना सीखेंगे। उसके टफ क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन, सब कुछ देखेंगे, एकदम बेसिक लेवल से एकदम जितना टफ आपके एग्जाम में आ सकता है वो सारा कवर करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद हम मूव करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ पे। अब हमारा एक और स्टेबिलिटी वाला पार्ट बच जाएगा जो कि है अल्कीन। तो हम स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन भी करेंगे। सो इतना पार्ट हम कवर करने वाले हैं अभी अगले 30 to 35 मिनट्स में। तो आप बने रहे मेरे साथ। मैं बता रहा, अगर ये पूरा टाइम आप बने रहते हो तो मैं कम से कम आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन तो इस 40 to 45 मिनट से आने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम रेजोनेंस। तो देखो, रेजोनेंस का हम एप्लीकेशन वाला पार्ट करेंगे और कैसे इसका यूज हम स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ में करते हैं वो देखेंगे। तो देखो, रेजोनेंस बेसिकली क्या होता है? इट इज अ डीलोकलाइजेशन। ये एक डीलोकलाइजेशन होता है किसका? पाई इलेक्ट्रॉन का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। अब देखो, रेजोनेंस होने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो है, रेजोनेंस कब होगा? तो देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है कॉन्जुगेशन, तो वो देखते हैं हम। जैसे कि आपको जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले क्या क्या टाइप की होती है वो समझते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर हम बात करें, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये कितने फॉर्म में हो सकती है? अब देखो, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, it can be in the form of lone pair, it can be in the form of pi bond, ठीक है। इन इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये आपको हो सकता है फ्री रेडिकल के फॉर्म में। ये आपको हो सकता है पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में। ये हो सकता है आपको वैकेंट ऑर्बिटल के फॉर्म में। तो इन फॉर्म में आपको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज दिख सकती हैं, ठीक है। अब देखो, कॉन्जुगेशन क्या होता है? सो अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें, तो कॉन्जुगेशन मतलब इनमें से कोई भी दो अल्टरनेट पोजीशन पे आना। फॉर एग्जाम्पल, एक, ये क्या है हमारा? पाई बॉन्ड, एक गैप, देन एक पाई बॉन्ड। सो इट इज पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन, डन। और हम एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन पे हमने दे दिया लोन पेयर, देन एक कार्बन, देन एक डबल बॉन्ड।
तो ये देख रहे हो आप लोन पेयर, उसके बाद एक पाई बॉन्ड, तो ये हमारा क्या है, लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन क्लियर हुआ। इस तरीके से कॉन्जुगेशन होना बहुत जरूरी होता है रेजोनेंस में, ठीक है। तो ये रहा बेसिक्स ऑफ रेजोनेंस। अब हम चलने वाले हैं इसके एप्लीकेशन पे, जो हमें स्टेबिलिटीज, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ हर जगह काम आने वाला है, ठीक है। तो देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। एक होता है आपको प्लस आर, एक होता है आपको माइनस आर। प्लस आर क्या होता है, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। जैसे मैं अगर आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हूं तो मैं एक प्लस आर हूं। तो देखो, जिनके पास भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, आप देख सकते हो, देखो यहाँ इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये सारे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो ये प्लस आर होते हैं। वहीं अगर हम बात करें माइनस आर की, तो ये सारे ग्रुप जैसे सी एच ओ, सी ओ आर, सी ओ एच, जैसे NO2 की हम बात करते हैं, तो NO2 की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूं तो मैं एक माइनस आर हूं, ठीक है। हम CHO की बात करते हैं, इसको हम किसी भी ग्रुप से लगा दें, सपोज एक डबल बॉन्ड से लगा दिया, तो ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ माइनस आर, ठीक है। तो ये माइनस आर होते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका फेनाइल ग्रुप होता है या डबल बॉन्ड होता है, ये दोनों आपको प्लस आर और माइनस आर दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, और वो सिचुएशन कैसे डिसाइड होती है वो भी मैं समझाता हूं आपको। देखो, अब आपको क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो समझो। सो इलेक्ट्रॉन फ्लो हमेशा हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी को जाता है, हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। ठीक है। तो देखो, जैसे मैं आपको एक फ्लो का ऑर्डर लिख दे रहा, नेगेटिव चार्ज से लोन पेयर, लोन पेयर से आपको किसकी तरफ जाएगा, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड से ये किसकी तरफ जाएगा, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल से ये किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल। ये होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखते हैं हम कब बेंजीन प्लस आर, कब बेंजीन माइनस आर, या कब फिनाइल डबल बॉन्ड प्लस आर, कब डबल बॉन्ड माइनस आर। तो देखो, जैसे मैंने एक डबल बॉन्ड लिया, इसके साथ मैंने एक CHO ग्रुप लगा दिया, और सेम केस में मैंने इसके साथ, यहां पे जैसे आप देख रहे हो, मैंने इसके साथ क्या किया, CHO ग्रुप लगाया। सो नाउ इट इज अ कॉन्जुगेशन, आप देख सकते हो, पाई गैप देन एक पाई, तो पाई पाई कॉन्जुगेशन। अब मैं इसके साथ लगा दे रहा हूं OH। तो अब देखो, ये एक CHO क्या है, एक माइनस आर ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे अपनी तरफ लेगा, देखो ये ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक करेगा। तो एक बार इलेक्ट्रॉन राइटवर्ड्स जाना स्टार्ट किया, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन राइटवर्ड्स जाना स्टार्ट होगा। तो ये अब क्या कर रहा है, अगर आप देखो तो ये इस CHO को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये डबल बॉन्ड, तो इट इज अ प्लस आर। अगर हम यहां देखें तो ये लोन पेयर है, पाई बॉन्ड है। अभी हमने देखा लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ आएगा। अब एक बार लेफ्ट आना स्टार्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट चलेगा। तो अब ये क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है, इससे अपनी तरफ ले रहा है इलेक्ट्रॉन। सो इट इज एक्टिंग एज अ माइनस आर। तो हमने देखा कैसे आपको इसी तरीके से डबल बॉन्ड प्लस आर माइनस आर, इसी तरीके से बेंजीन में भी पाई बॉन्ड होता है, तो वो भी फिनाइल ग्रुप दैट इज प्लस आर माइनस आर की तरह काम कर सकता है। तो रेजोनेंस का बेसिक्स हमने देखा, इससे हमारा सारा एप्लीकेशन वाला पार्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, लेकिन आपको ये माइनस आर का ऑर्डर और प्लस आर का ऑर्डर याद रखना है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन वीक। तो इसका भी आपको रीज़न बताऊंगा कहाँ ये यूज़ होगा जब हम स्टेबिलिटीज़ के क्वेश्चन करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ में स्पेसिफिकली बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। चलो इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। सो अब देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो यार इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले जानो कि ये जो इफेक्ट होता है ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। अब इफेक्ट आखिरकार होता है क्या, ये देखते हैं। देखो इंडक्टिव इफेक्ट, और जैसे हमने रेजोनेंस पढ़ा,
तो रेजोनेंस में हमने एक चीज़ देखा कि वहाँ पे एक्चुअल डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्चुअली डीलोकलाइज होते हैं, वो एक कार्बन से या एक एटम से मूव होकर दूसरे एटम पे जाते हैं। लेकिन इंडक्टिव में ऐसा नहीं होता। इंडक्टिव में देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी। हम बात करते हैं यहाँ पे टेंडेंसी की, टेंडेंसी टू मूव इलेक्ट्रॉन्स। और वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे एक कार्बन चेन है, मैंने यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, और सिमिलरली एक कार्बन चेन है जिसके मैंने यहाँ पे सोडियम लगा दिया, ठीक है। मैंने एक कार्बन लगाया, मैंने एक सोडियम लगाया। अब देखो, कार्बन पे सोडियम, फिर कार्बन पे फ्लोरीन। अब देखो, फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं? और सोडियम क्या है? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या रहेगी? इस कार्बन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपनी तरफ खींचने की। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी तरफ खींचेगा, इसको पोलराइज करेगा, तो क्या होगा? जब ये पोलराइजेशन होगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब देखो, जैसे फ्लोरीन के जस्ट बगल वाला कार्बन है, उससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा। उससे एक स्टेप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन उससे भी खींचेगा, लेकिन अब थोड़ा सा उसका जो इफेक्ट हो रहा है वो डिक्रीज होगा, जिस पे हम बोलेंगे डबल पार्शियल पॉजिटिव। उससे दूर जाओगे तो और कम होगा, और हम कहते हैं फोर्थ कार्बन पे जाते जाते जीरो हो जाता है, ठीक है। वैसे ही जैसे सोडियम है, सोडियम क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने से दूर भेजता है, अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भेजना चाहता है। जैसे फ्लोरीन अपनी तरफ खींचता है, ये दूर भेजता। तो जैसे सोडियम है, तो सोडियम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेगा, तो सोडियम क्या है जस्ट बगल वाले कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज भेजेगा, ये अपने से दूर इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो और उसके एक और जस्ट बगल वाले कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, उससे दूर है, उस पर पार्शियल नेगेटिव, और दूर वाले पे और कम नेगेटिव, और फोर्थ कार्बन पे जाते जाते ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो देखो, यही होता है इंडक्टिव इफेक्ट यार, सिंपल सा। इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होता है, एक टेंडेंसी होती है, ठीक है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन नहीं इन्वॉल्व होते। कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये आपको इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ला रहा है, तो इट इज़ अ माइनस आई इफेक्ट हम कहेंगे। जैसे आपको प्लस आर माइनस आर था, वैसे ये माइनस आई अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ला रहा है, माइनस आई इफेक्ट। वहीं हम सोडियम की बात करेंगे तो क्या होगा? ये अपने से दूर भेज रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। माइनस आई और प्लस आई। चलो, अब हम क्या देखते हैं? इंडक्टिव का जनरल बातें हमने की, इंडक्टिव इफेक्ट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट, परमानेंट इफेक्ट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की टेंडेंसी होती है, उसके पोलराइजेशन, उसका टेंडेंसी टू मूव होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, और हम माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो, माइनस आई इफेक्ट, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको आइडेंटिफाई करना कि ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। अब देखो, माइनस आई इफेक्ट, सबसे पहले माइनस है नहीं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेना, यानी दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, हम बोल सकते दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब देखो, माइनस आई कौन कौन होगा? सबसे पहले जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उनकी टेंडेंसी क्या होगी? अपने पास इलेक्ट्रॉन को लाने की, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब उन पे लोन पेयर है नहीं है, डजेंट मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। रेजोनेंस में हम देखते थे क्या उसके पास लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, प्लस आर होता था। यहाँ हम नहीं देखते ये चीज़, हम यहाँ ये देखते ही नहीं है। वहाँ पे हमें क्या होता था? NO2 है, तो अब बॉन्ड को ब्रेक करके देखना पड़ता था किधर जा रहा है, ठीक है। NH2 है तो लोन पे डोनेट कर रहा है डबल बॉन्ड को, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती थी। यहाँ हमें ऐसा नहीं देखना, हमें सिंपल क्या वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ न्यूट्रल स्टेट में खींचेगा, तो वो आपको क्या होगा? माइनस आई होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर माइनस आई। अब देखो, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर चार्ज्ड है तो जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्स होंगे, जो एटम्स, आपको पॉजिटिवली चार्ज एटम्स या ग्रुप्स होंगे,
क्या होगा, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, कोई भी चीज़ न्यूट्रल होना चाहती है, तो वो न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन बाकी जगह से लेना चाहेगी, तो वो एक माइनस आई की तरह काम करेगी, वो माइनस आई की तरह काम करेगी। समझ में आई बात? ये बातें हुई आपको माइनस आई इफेक्ट की। अब इनके एग्जाम्पल, जैसे आपको माइनस आर का ऑर्डर था वैसे ही माइनस आई का ऑर्डर होता है, देख सकते हैं हम यहाँ पे। देखो आप, पॉजिटिवली चार्ज्ड, दीज आर स्ट्रॉन्ग माइनस आई। देन नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे ग्रुप क्या है जो आपको ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। ये देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन होने से क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन पुल करना चाहेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा। दीज आर माइनस आई। तो आपके ये ऑर्डर ध्यान रखना है, देखो थोड़ा रफली ध्यान रखने की कोशिश करना, जैसे इनमें ध्यान रखना, हैलोजेंस में ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा है, ये वाला पार्ट CnCHO CO, इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो 2 3 4, एक ट्रिक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, डबल बॉन्ड और बेंजीन में ध्यान रखना, फिनाइल पहले आता है, बाद में आपको डबल बॉन्ड आता है, ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हुआ। वैसे ही आपको प्लस आई इफेक्ट है। अब देखो प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, आपको प्लस आई इफेक्ट में जैसे कि आप ऑर्डर से आपको पता चल रहा हो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। दीज आर हम बोल सकते हैं, ये जो है आपको, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, टेंडेंसी है आपको डोनेट करने की। तो देखो जैसे कि आपको कौन कौन से ग्रुप होंगे, जैसे आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जैसे हमने सोडियम का एग्जांपल देखा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। देन आपको क्या है, जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब नेगेटिवली चार्ज का क्या है, आपको नेगेटिवली चार्ज एटम्स या जो ग्रुप्स हैं वो आपको न्यूट्रल होने के लिए क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेस उनके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तभी तो न्यूट्रल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो वो एक प्लस आई इफेक्ट का काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो माइनस आई, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दीज आर प्लस आई, ठीक है। अब देखो ये तो रही बात, जैसे कि आपको दिख रही है यहाँ पे O- CO-, ये सब क्या है, आपको प्लस आई इफेक्ट है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपको अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स, दीज आर प्लस आई, दीज आर प्लस आई। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3 थ्राइस कार्बन, CH3 ट्वाइस CH, RCH2, CH3 CH2, CH3, बिकॉज कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता नहीं, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता नहीं, तो अल्काइल ग्रुप्स आर ऑलवेज प्लस आई, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट, बिगर द अल्काइल ग्रुप, जितना ज़्यादा बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा, बिगर द अल्काइल ग्रुप मोर इज द प्लस आई इफेक्ट, मोर इज द प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट उतना ही आपको ज़्यादा होगा। समझ में आई बात? तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपको 3 डिग्री, समझ रहे हो, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, देन आपको 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, देन 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है। चलो तो ये रही आपको प्लस आई इफेक्ट की बात। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हम देखने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, जो हमने पहले देखा रेजोनेंस इंडक्टिव, उसका पूरा एप्लीकेशन आता है यहाँ। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ को बेसिकली हम पूरा क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, और आपको अगर एक सिंपल सा फंडा अगर आप ध्यान रखो तो आपको इसमें कोई इशू नहीं आएगा। देखो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर एंड प्लस आई। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा लगे रहेंगे उतना ज़्यादा वो कंपाउंड एसिडिक होगा, वहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो वो उतना कम एसिडिक होगा। आप बस इन दो चीज़ों को ध्यान रखो, आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मैं दिखाता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे आपको अल्काइल ग्रुप लगे हैं, आपको जस्ट पहचानना है। तो अल्काइल ग्रुप क्या है, आपको बताया मैंने, प्लस आई होते हैं। अब देखो ये आपको, देखो एक CH2 है, उसके बाद आपको डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, तो ये आपको किसकी तरह काम करता है, आपको ये काम करता है माइनस आई की तरह, नॉट प्लस आई, ये आपको काम करता है माइनस आई की तरह,
वहीं ये ट्रिपल बॉन्ड किसकी तरह काम करता है, ये भी माइनस आई, ठीक है। अब हमें पता है कि माइनस आई एसिडिटी इंक्रीज करता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा, इसका एसिडिटी इंक्रीज करेगा और प्लस आई डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा प्लस आई डिक्रीज करता है, तो 1 वाला एसिड सबसे खराब एसिड होगा। अब देखो सेकंड और थर्ड में दोनों में माइनस आई है, लेकिन अब हमें देखना होगा दोनों इंक्रीज कर रहा है तो ज़्यादा कौन इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आप माइनस आई का ऑर्डर देखो तो उसमें जो आपको ट्रिपल बॉन्ड है वो ज़्यादा अच्छा माइनस आई है, इसलिए थर्ड ज़्यादा अच्छा एसिड देन सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमें यहाँ पे एक प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन एक माइनस आई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ आपको दो दो क्लोरीन है, ये एक माइनस आई, ये एक माइनस आई। तो अब देखो प्लस आई है सबसे खराब एसिड, प्लस आई डिक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ, माइनस आई इंक्रीज करता है। और यहीं अगर हम इन दोनों क्लोरीन का देखें तो यहाँ पे दो माइनस आई है, यहाँ एक माइनस आई है, तो दो माइनस आई है तो सबसे अच्छा एसिड, देन टू। ये रहा, देखो कितना सिंपल हो रहा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेंजीन आ गया, रेजोनेंस आ गया। तो देखो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ग्रुप। अब देखो सबसे पहले आप ग्रुप आइडेंटिफाई करो, रेजोनेंस इंडक्टिव दोनों, क्योंकि अब तो ये रेजोनेंस भी शो करेगा इंडक्टिव भी शो करेगा, बेंजीन के साथ है। तो NO2, अब आपको जो रेजोनेंस पढ़ाया था मैंने, प्लस आर माइनस इंडक्टिव माइनस आई प्लस आई, पूरा उसका अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, तब ये पार्ट समझ में आएगा। अब जैसे NO2 है, NO2 आपने देखा था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आर था, माइनस आर के साथ साथ क्या होगा, ये NO2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, OCH3, तो हमने प्लस आर में देखा था कि लोन पेयर है तो ये डोनेट कर सकता है, तो ये एक प्लस आर है, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए माइनस आई है। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि एक ही ग्रुप, एक ही आपको जो सब्सटेंट लगा हुआ है वो प्लस आर माइनस आई एक साथ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम उसकी रेजोनेंस डिपेंड करें क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, हाँ है, तो वो प्लस आर है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई है। CH3 अल्काइल ग्रुप है, कोई रेजोनेंस नहीं है लेकिन प्लस आई है। क्लोरीन हमारा क्या है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो ये प्लस आर है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब यार दो दो चीज़ हो गई, जैसे प्लस और माइनस, ये किसको फॉलो करें। तो हमेशा ध्यान रखना रेजोनेंस जो होता है वो इंडक्टिव पे डोमिनेट करता है, रेजोनेंस फैक्टर जो होगा वो इंडक्टिव पे डोमिनेट करेगा। इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हैलोजेंस। हैलोजेंस में आपको इंडक्टिव डोमिनेट करता है रेजोनेंस में, बस बाकी जगह आपको रेजोनेंस डोमिनेट करता है। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन करो, मैं तरीका समझा रहा हूँ, ग्रुप आइडेंटिफाई किया आपने, देन टिक द डोमिनेटिंग ग्रुप, इसके अकॉर्डिंग यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ तो एक ही इंडक्टिव है, हैलोजन है तो इंडक्टिव। अब देखो वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द डोमिनेटिंग ग्रुप, अब उसके बगल वाला जो नॉन डोमिनेटिंग उसको भूल जाएंगे, हमेशा के लिए भूल जाएंगे जब तक उसको जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। अब देखते हैं हमारा माइनस आई, माइनस आर माइनस आई क्या करता है, एसिडिटी बढ़ाता है, प्लस आर प्लस आई घटाता है। तो हमारा यहाँ माइनस आर है तो ये एसिडिटी बढ़ाएगा, ठीक है, तो वन सबसे अच्छा एसिड। अब देखो माइनस आर के बाद देखो प्लस आर घटा रहा, प्लस आई घटा रहा, यहाँ पे माइनस आई है, माइनस वाले ग्रुप बनाएंगे। अब देखो मैं फिर से बोल रहा, आप सिर्फ और सिर्फ डोमिनेटिंग वाला फैक्टर देखोगे, आप सोचोगे ही नहीं यहाँ कि ये प्लस आर भी है, नहीं सोचना है, यही बात है, भूल जाना है, सोचना ये नहीं है, अब जो मैंने सर्कल किया बस वही है। तो माइनस आर सबसे अच्छा एसिड, देन आपको आएगा माइनस आई, माइनस आई। अब देखो प्लस आर और प्लस आई रेजोनेंस डोमिनेट करता है, तो अगर माइनस आर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है तो सबसे अच्छा बढ़ाएगा, और अगर प्लस आर घटाता है तो सबसे ज़्यादा घटाएगा, जो भी काम करेगा वो डोमिनेटिंग में करेगा एक्सेप्ट हैलोजेंस, ठीक है। तो प्लस आर ज़्यादा घटाएगा तो टू लास्ट में आएगा, थर्ड पहले आएगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर आपका ये आंसर हो गया, और हम सिंपल में बात करें तो हम इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा जो माइनस आर है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा, देन माइनस आई,
प्लस आई घटा रहा और सबसे ज़्यादा प्लस आर घटा रहा। माइनस आर वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, प्लस आर वाला सबसे खराब एसिड होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ग्रुप आइडेंटिफाई करना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, पिछले क्वेश्चन में सारे पे पैरा पोजिशन पे लगा हुआ था, अब यहाँ ऑर्थो पे मेटा पे लग गया और पैरा पे लग गया। ठीक है, अब देखो आपको पता होना चाहिए जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस मेटा पे नहीं वर्क करता, मेटा पे कोई रेजोनेंस नहीं होता, इस चीज़ को दिमाग में बैठा। ठीक है, अब हम ग्रुप आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस आर माइनस आई, this is also minus I, not minus R, because मेटा पोजिशन पर रेजोनेंस नहीं काम करता। दिस इज माइनस आर माइनस आई, डन। अब हम देखते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर। मैं आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको इन सेट ऑफ क्वेश्चंस के बाहर ना रहे कुछ। देखो अगर हम करें तो हमारा माइनस आर सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ पर आएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 1 और 3 माइनस आर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि रेजोनेंस ऑर्थो पे रहे या पैरा पे रहे सेम वर्क करता है। पॉइंट को नोट करो, ऑर्थो पे रहे या पैरा पे सेम वर्क करता है। ठीक है, लेकिन इंडक्टिव जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना पास उतना ज़्यादा। तो अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस 1 और 3 की एसिडिटी बराबर होगी। तो अब रेजोनेंस के लिए सेम हो गया, लेकिन अब हम कैसे डिसाइड करें। तो रेजोनेंस पे कॉमन हो गया, तो अब जब डोमिनेटिंग फैक्टर कॉमन हो चुका है तब हम सेकेंडरी फैक्टर पे जाएंगे जो कि इंडक्टिव है। तो अब इंडक्टिव के देखेंगे तो अब हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव, रेजोनेंस से तो सेम हो गया, तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव हम क्या बोल सकते कि हमारा जो NO2 यहाँ लगा हुआ है ये आपको क्या है, ज़्यादा पास है, ज़्यादा पास है OH की, माइनस आई, तो ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, तो 1 ग्रेटर देन 3। ये जनरल होता है। ठीक है, हर जगह यही लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग 1 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन 3, देन सेकेंड आएगा माइनस आई, देन विदाउट एनी ग्रुप। लेकिन दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। देखो हर जगह यही चलेगा, लेकिन ये एक स्पेशल एग्जाम्पल है जिसमें ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एंट्री होगा, यहाँ पे आपको H बॉन्डिंग हो जाएगी, तो इस H बॉन्डिंग के कारण इसका H रिलीज होना मुश्किल होगा ड्यू टू H बॉन्डिंग। आपको क्या हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब बस ये ड्यू टू H बॉन्डिंग हो। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आप कहीं भी और क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पे ये आंसर होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपको यहाँ पे NO2 की जगह कोई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता, कोई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं जैसे NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी जगह कोई और माइनस आर लगा देता, XYZ एनी माइनस आर ग्रुप जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, तो हमारा यही आंसर होता। लेकिन क्योंकि H बॉन्डिंग हो रहा है तो इसीलिए ये बस एक एक्सेप्शन हो जाता है और दिस इज द करेक्ट आंसर। ये देखो 3 और 1 में एक्सेप्शन आता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और क्यों H बॉन्डिंग हुआ, क्योंकि H ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनके साथ ही तो H बॉन्डिंग करता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन के पहले हमें देखना है ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। देखो ऑर्थो इफेक्ट को एक सिंपल सी बात कहूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड पे कि ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा दो आप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डजंट मैटर, प्लस आर माइनस आर कुछ भी लगा दो, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। बस इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो।
क्या बेटा, आपको देखना ही नहीं, कुछ नहीं देखना। अगर बेंजोइक एसिड है यानी बेंजीन पे COH, तो उसके ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप है तो सबसे ज़्यादा एसिड है। अब सोचना ही नहीं, ग्रुप भी आइडेंटिफाई नहीं करना। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो पोजीशन पे लग गया, सबसे ज़्यादा एसिड है, अब कुछ देखना ही नहीं है, इसमें लग जाएगा आपको ऑर्थो इफेक्ट। रीज़न क्या बोलेंगे हम, ऑर्थो इफेक्ट, बस। अब देखो, अब बाकी में देख लेते हैं। ये क्या है, आपको अभी देखा था ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, डोनेट हो सकता +R, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -I। अब लेकिन फिर यही गलती आप नहीं करोगे, ये क्या मेटा पोजीशन है, ऑर्थो मेटा, तो मेटा पे आपको रेजोनेंस नहीं काम करता, सिर्फ इंडक्टिव। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, ये ऑर्थो पैरा पे काम करेगा, तो +R -I। तो अब 1 सबसे ज़्यादा हो चुका है। अब देखेंगे -I, अब देखो डोमिनेटिंग फैक्टर को देखते हैं, तो -I को इधर भूल जाएंगे, रेजोनेंस डोमिनेटिंग है। तो 1 के बाद आपको -I एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, +R घटाता है, तो +R लास्ट में डाल देते हैं, विदाउट एनी ग्रुप वाला आगे आ जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, इसमें कोई आपको नेगेटिव फैक्टर नहीं है, यहाँ नेगेटिव फैक्टर है यार, +R डिक्रीज कर रहा है, तो ये लास्ट में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखते हैं क्या बोला मैंने, बेंजोइक एसिड पे अगर ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, कुछ नहीं सोचना है, ऑर्थो इफेक्ट। 1 सबसे ज़्यादा एसिडिक, बस। बाकी आपको आइडेंटिफाई करो, मेटा पोजीशन रेजोनेंस नहीं होगा, पैरा पे होगा -R -I, डोमिनेटिंग फैक्टर रेजोनेंस है, तो -R ज़्यादा अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, -R है, रेजोनेंस इंडक्टिव पे डोमिनेट करता, 3, देन -I, देन आपको लास्ट में विदाउट एनी ग्रुप, ये रहा आपको। चलो देखो, इतने जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, अगर आप इतना क्वेश्चन को समझ लेते हो अच्छे से, तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, दैट इज़ माय गारंटी। और उसके अलावा आप बस ये ऑर्डर को थोड़ा ध्यान रखना, ROH2+ यार ये बहुत अच्छा एसिड होता है, ध्यान रखना बच्चे गलती करते हैं, SO3H कार्बोक्सिलिक से अच्छा एसिड होता है। ठीक है, आपको फिर फॉर्मिक एसिड, देन बेंजोइक, देन अदर अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड, H2CO3, RNH3+, बेंजाइल अल्कोहल, C6H5, दैट इज फिनॉल, C6H5OH, नॉट बेंजाइल अल्कोहल, इसको हम फिनॉल बोल रहे हैं सिंपली। क्या बोल रहे हैं हम इसको, फिनॉल बोल रहे हैं, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल, उसके बाद H2O, देन ROH, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन NH3। ये ऑर्डर ध्यान रखो, और जो क्वेश्चन कराए उनके कंसेप्ट क्लियर रखो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पे बता दूंगा मैं, एकदम से क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हुआ, अब चलते हैं हम बेसिक स्ट्रेंथ पे। तो अब शुरू करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखते हैं, जैसे बेसिक स्ट्रेंथ में आपको क्या है कि जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ क्या, उसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो जस्ट अपोजिट होता है। जैसे अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो आपको बेसिक स्ट्रेंथ, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, दैट इज जितना ज़्यादा +R+I लगा हो वो उतना अच्छा बेस होता है। और वहीं बेसिक स्ट्रेंथ आपको सेम जगह पे बेसिक स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो उसका बेसिसिटी और डिक्रीज करेंगे, -R -I। ठीक है, लेकिन यार बेसिक स्ट्रेंथ में ये तो बात चलो ठीक है, ये दोनों तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें स्पेसिफिकली लुइस बेसिस जो होते हैं, तो उनके बेसिक स्ट्रेंथ में हमें और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि एरोमेटिसिटी, डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन, लोन पेयर कैसा है, तो इन सब के बारे में बातें करेंगे। क्वेश्चन से आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो एग्जाम में आता है उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बोलूं जैसे एलिफैटिक अमाइंस है, तो एलिफैटिक अमाइंस हैं, तो अगर आपको 3 डिग्री अमाइन है, या हम जैसे एलिफैटिक अमाइन की बात करें, तो जितना ज़्यादा आपको अमाइंस पे जितना ज़्यादा +I लगा होगा, दैट विल बी दैट मच बेनिफिशियल। क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारा +I और +R क्या करता है, +I+R हमें उसका बेसिसिटी इंक्रीज कराता है, +I+R हमें बेसिसिटी इंक्रीज कराता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर हम नॉर्मल बात करें, जैसे कि अगर हमारा
3 डिग्री एलिफेटिक अमाइन हो, जैसे कि हम बोले R3N, तो 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 प्लस आई, देन R2NH, देन RNH2, देन NH3। प्लस आई डिक्रीज हो रहा है, बेसिसिटी डिक्रीज कर रही है। ये रहा हमारा जनरल। लेकिन एक बात जान लो दोस्तों, ये जो होता है दिस इज ओनली फॉर गैसियस फेज। गैस फेज में ऐसा होता है। अगर आप एक्वस फेज में आ जाओगे, एक्वस फेज में आने के बाद क्या होता है, एक्सेप्शन आता है। स्पेसिफिकली दिस इज फॉर एलिफेटिक अमाइंस, ध्यान रखना, एलिफेटिक अमाइंस के लिए ही पर्टिकुलरली बता रहा मैं। क्या होता है एक्सेप्शन, कि हमारा ऑर्डर में चेंज आता है, ठीक है। नाउ आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या, एक बार R को CH3 रख के, एक बार R को CH3CH2 रख के, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज इथाइल। अगर मिथाइल रखेगा तो ऑर्डर क्या होगा, देखो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन NH3। और अगर R CH3CH2 रखे तो हमारा हो जाएगा 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन NH3। अब बात रही कि यार ये वाली बात हुई क्यों, तो दीज आर ड्यू टू अदर इफेक्ट्स लाइक सॉल्वेशन इफेक्ट्स। तो ये सब जो एक्वस मीडियम में आने के कारण इफेक्ट्स आते हैं उनके कारण होता है सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, जिनका हमें डिटेल में नहीं जाना। आपको बस ये रिजल्ट याद होना चाहिए, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। अब कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभार एग्जाम में कि सर 213 किसका था, इथाइल का कि मिथाइल का। तो शॉर्टकट आपको बताता हूँ, मिथाइल छोटा है तो छोटा नंबर 2 से स्टार्ट होगा, कन्फर्म है ये दोनों में। 213, 213 इज स्मॉलर। इथाइल बड़ा ग्रुप है तो 231 बिगर नंबर, जस्ट याद हो गया, ठीक है। ये रही हमारी एलिफेटिक अमाइंस की बात। अब हम आपको दूसरे अमाइंस जैसे NH2 हो गए, लुईस बेसिस हो गए, इनके बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मेरे सामने 2 कंपाउंड है, अब देखो इसमें भी इसका लुईस बेस है, दोनों नाइट्रोजन पर लोन पे डोनेट करेगा, तो यहाँ लुईस बेसिस है। तो अगर हम देखें यार, देखो अब एक इंसान है, उसको अगर एक काम दिया जाए तो वो उस काम को अच्छे से करेगा, उसको 2 काम दे दिया जाए तो दोनों काम अच्छे से नहीं होगा, आधा आधा होगा, एफिशिएंसी घट जाएगी। तो यहाँ देखो ये वाला जो लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में नहीं है, नॉट इन रेजोनेंस, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है दिस इज डीलोकलाइज्ड लोन पेयर इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में है। तो अब देखो, अब ये लोन पेयर क्या है, लुईस बेस कौन अच्छा होता है, जो अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर पाए। तो ये अभी दूसरे काम में गया हुआ है, दिस इज डीलोकलाइज्ड। तो अगर ये डीलोकलाइज्ड है आपका, तो यानी ये 2 काम हो गया इसको, लुईस बेस वाला भी और एक रेजोनेंस वाला भी, तो ये उतना अच्छा नहीं होगा। वहीं इस लोन पेयर को कोई काम नहीं है, रेजोनेंस में नहीं है, तो ये सिर्फ डोनेट हो सकता है, तो इसीलिए 1 इज ग्रेटर देन 2। ये समझ गए, तभी अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो अब ये क्वेश्चन जिस बच्चे को समझ में आ गया उसको बेसिक स्ट्रेंथ में तो कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। टफेस्ट क्वेश्चन है ये बेसिक स्ट्रेंथ का। देखते हैं, आपको जस्ट देखना है लोन पेयर कौन अच्छे से डोनेट कर सकता है, बस देखते हैं। देखो आपको, देखो क्या होगा इसमें, कि जैसे इस लोन पेयर की बात करें तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर आपको रेजोनेंस में भी है, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये रिंग एरोमेटिक है, और ये लोन पेयर उस एरोमेटिसिटी का पार्ट है। तो ये एरोमेटिक है और रेजोनेंस 2 काम में गया हुआ है यार, ये तो 2 काम में है। सोचो इसका लोन पेयर, ये एनिलीन है, इसका लोन पेयर आपको रेजोनेंस में है, तो इसको भी एक काम मिला हुआ है। अब देखो आपको पिरिडिन जो होता है, पिरिडिन का जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पाई पाई कॉन्जुगेशन होता है, लोन पेयर पाई नहीं होता। वहीं आपको ये नॉर्मल जो साइक्लिक ग्रुप है इसमें तो कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना पिरिडिन का जो लोन पेयर तो कभी रेजोनेंस में नहीं जाता, पाई पाई रेजोनेंस कॉन्जुगेशन होता है। लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन अगर लेंगे तो उससे जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो फिजिबल नहीं बनेगा, रिंग के अंदर sp हाइब्रिडाइज्ड आ जाता। तो इस आप याद रखो, पिरिडिन का लोन पेयर को कभी रेजोनेंस में नहीं लेते, पिरिडिन में नाइट्रोजन के लोन पेयर को पाई पाई कॉन्जुगेशन होता।
इसका लोन पेयर फ्री है, इसका लोन पेयर फ्री है, ये दो लोन पेयर फ्री हैं आपको किस चीज़ के लिए, ये आपको डोनेशन के लिए फ्री हैं। लुईस बेस अच्छा काम करेंगे। अब हम 1 और 4 की बात करते हैं। इसको दो दो काम मिला हुआ था, ये सबसे खराब, ये आपको सबसे खराब बेस होगा क्योंकि पहले से दो काम दिया हुआ है। अब इसको आप बोल रहे हो कि तुम एक और काम करो, तुम लुईस बेस का, ये खराब काम करेगा, नहीं अच्छा बेस होगा। उसके बाद ये एक काम दिया गया है इसको, ठीक है। अब इन दोनों में बात करते हैं। तो देखो आपको ये जो पीछे लगे हुए हैं दीज आर अल्काइल ग्रुप्स, तो वो अल्काइल ग्रुप्स किसकी तरह काम कर रहे हैं, प्लस आई की तरह। और यहाँ डबल बॉन्ड्स लगे हैं नाइट्रोजन के पीछे, तो ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, माइनस आई की तरह। तो प्लस आई इंक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ, इसलिए 2 ज़्यादा देन 3। ये टफेस्ट क्वेश्चन था, समझ नहीं आया एक बार तुरंत से बैक जाओ, फिर से सुनो मैंने क्या बोला, ठीक है। और कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछो। चलो और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो इन क्वेश्चंस को आपको करने का एसिडिक स्ट्रेंथ में तरीका बताया था, ग्रुप आइडेंटिफाई करो। लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है, दिस इज प्लस आर, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई। NO2 माइनस आर माइनस आई, CH3 प्लस आई। Cl लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है, सो प्लस आर, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई। अब देखो यार आपको क्या बोला था, डोमिनेटिंग फैक्टर, रेजोनेंस डोमिनेटिंग, रेजोनेंस डोमिनेटिंग यहाँ सिर्फ इंडक्टिव है। हेलोजन में आपको बताया था इंडक्टिव डोमिनेट करता। अब बेसिक स्ट्रेंथ कौन इंक्रीज करता है, प्लस आर। भूल जाओ बगल में क्या लगा हुआ है, यहाँ भूल जाओ प्लस आर है, आप सिर्फ डोमिनेटिंग फैक्टर देखो, वो अगर कॉमन हो जाए तब देखते हैं सेकेंडरी फैक्टर। तो हम पहले रेजोनेंस देखेंगे, उससे आंसर आ जाएगा हमारा। देखो हमारा प्लस आर है डोमिनेटिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा बेसिक, देन प्लस आई, देन अब माइनस आर और माइनस आई दोनों डिक्रीज करेगा। देखो हम सेकेंडरी फैक्टर देख नहीं रहे प्लस आर माइनस आई, हम सिर्फ डोमिनेटिंग देखेंगे, ठीक है। तो माइनस आर और माइनस आई, ठीक है। तो अब देखो रेजोनेंस प्लस आर इंक्रीज करता तो ज़्यादा इंक्रीज करता, माइनस आर डिक्रीज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ तो ज़्यादा डिक्रीज करेगा। तो 2 लास्ट में आएगा, 4 उससे पहले आएगा। सिंपल सी बात है, रेजोनेंस अगर स्टेबलाइज करेगा तो सबसे ज़्यादा, डिस्टेबलाइज करेगा तो सबसे ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा सबसे ज़्यादा, डिक्रीज करेगा सबसे ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा सबसे ज़्यादा, डिक्रीज करेगा सबसे ज़्यादा। तो ये रहा आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपको बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ के इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। अब हम चलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे पहले ध्यान दो, जैसे कि आपको रेजोनेंस में पाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिलोकलाइजेशन है, आपको इंडक्टिव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का के अलॉन्ग पोलराइजेशन है, आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होता है। सबसे पहली बात, आप सबसे पहले इसका सीधा हम एप्लीकेशन देखेंगे यार। हाइपर कॉन्जुगेशन का अगर आप एप्लीकेशन समझ लिए तो हाइपर कॉन्जुगेशन समझ लिए, सिंपल सी बात है। जो इस चीज़ को कम जानने की कोशिश किया है वो इस पर क्वेश्चन हमेशा कर पाया है। देखो हमारा कंडीशन क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए, देखो कंडीशन, सबसे पहले हम कंडीशन जानते हैं। कंडीशन क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, कि आपका एक sp2 कार्बन होना चाहिए, उससे कनेक्टेड एक sp3 कार्बन होना चाहिए, और उस पर एक हाइड्रोजन कनेक्टेड होना चाहिए, बस। ये आपको मतलब है कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा इसके रेस्पेक्ट में, इसके sp2 कार्बन के रेस्पेक्ट में एक अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, उस पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बस। sp2 कार्बन से कनेक्टेड एक sp3 कार्बन होना चाहिए, उस पर एक हाइड्रोजन भी हो गया तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो अब किस में हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है ये देखते हैं। तो देखो ये 3 चीज़ों में ये पाया जाता है, एक है अल्कीन, एक है कार्बोकटायन, एक है फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। देखते हैं क्यों। देखो अल्कीन में अगर आप देखो फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 CH3। अगर आप देखो कार्बोकटायन, कार्बन प्लस CH3 CH3 CH3, फ्री रेडिकल CH2 डॉट CH3, जनरल एग्जांपल्स लिए मैंने। अब देखो यहाँ हम देख पा रहे हैं अल्कीन में कि आपको यहाँ पे ये कार्बन sp2 है, उससे कनेक्टेड यहाँ भी sp3 है, यहाँ भी sp3 है,
एक भी sp3 हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इस कार्बन से इधर sp3 रहता तो उसको भी काउंट करते। तो हम देख रहे हैं sp2 से कनेक्टेड sp3 पे कम से कम एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। सेम कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उससे कनेक्टेड अल्फा कार्बन, उन पे हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बन फ्री रेडिकल sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उससे कनेक्टेड sp3 कार्बन, उस पे हाइड्रोजन है, तो बस हो गया। तो इसलिए इन तीन चीज़ों में आपको क्या देखा जाता है, आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है। कार्बन आयन में क्यों नहीं देखा जाता, तो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है जो लोन पेयर की तरह काम करता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता, वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं, इसीलिए। अब देखो, अब हम अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये जिन चीज़ों में पाया जाता है, जैसे इन तीन चीज़ों में पाया जा रहा हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इन तीन चीज़ की स्टेबिलिटी कंपेयर करने में ये हमारी हेल्प करता है, इन तीन चीज़ की स्टेबिलिटी। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि जो हमारी स्टेबिलिटीज़ हैं, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की बात करें या कार्बोकैटायन की बात करें या हम फ्री रेडिकल की बात करें, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन पर। कैसे, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा स्टेबल। तो कैसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। अभी हम इसको देखेंगे। अब हम बारी बारी क्या करेंगे, आपको कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल और अल्कीन चारों का स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। तो आपको वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव सब को कंबाइन करके देखेंगे कि कैसे यूज़ आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके स्टेबिलिटी देखना। हम स्टार्ट करेंगे कार्बोकैटायन से स्टेबिलिटी। तो लेट्स बिगिन विद कार्बोकैटायन। तो स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो देखो, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, इन सब में आप एक बात समझो कि कोई भी चीज़ अगर चार्ज्ड है, कोई भी चीज़ अगर चार्ज्ड है तो वो न्यूट्रल होना चाहती है। तो आप बस देखो कौन से ग्रुप उसको न्यूट्रल ले करेंगे, जो भी उसको न्यूट्रल की तरफ ले जाएगा वो उसको स्टेबलाइज करेगा। अगर हम कार्बोकैटायन की बात करें, ठीक है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकैटायन, या कार्बन फ्री रेडिकल की भी बात करें, तो अभी जो मैं कार्बोकैटायन बता रहा हूँ सेम सारी चीज़ें अप्लाई होंगी कार्बन फ्री रेडिकल पे भी। क्यों, क्योंकि बोथ आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। आपको दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इनको क्या चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो भी ग्रुप इनको इलेक्ट्रॉन देगा वो इनको स्टेबलाइज करेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी होगी, अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और नॉट ओनली कार्बोकैटायन, नॉट ओनली कार्बोकैटायन ऑल्सो फ्री रेडिकल, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस आई, बिकॉज ये उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एंड दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस आई। क्यों, क्योंकि माइनस आर माइनस आई, एक तो पहले से वो बेचारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उससे आप और इलेक्ट्रॉन छीन ले रहे हो तो आप उसको और डिस्टेबलाइज कर दे रहे हो। अब देखो, ये तो रेजोनेंस इंडक्टिव की बात रही। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल को अफेक्ट करता है। तो हमने अभी देखा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होता है, हम बोल सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से अगर हम कंपेयर करें तो स्टेबिलिटी जो होगा, तो जो स्टेबिलिटी होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। ठीक है, तो हमारा टोटल 3 फैक्टर है, रेजोनेंस, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब एक प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, हम पहले ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे। तो अब सबसे पहले रेजोनेंस देखोगे, वो जो बोल रहा है उसको मानोगे, अगर वो नहीं देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव,
ध्यान रखना, रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन आता है, देन ओनली इंडक्टिव कम्स, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कैसे हम कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, सबसे फेमस क्वेश्चन। जनरली बच्चे इसको डायरेक्टली कर देते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, लेकिन आप देखो एक बार, तो इंडक्टिव से ही करो या हाइपर कॉन्जुगेशन करो, दोनों से सेम आंसर आएगा। रेजोनेंस तो है नहीं यहाँ, कहीं पे कोई कॉन्जुगेशन दिख नहीं रहा। देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास यहाँ 3 अल्फा एच 3 अल्फा एच 3 अल्फा एच 9 अल्फा एच, इसके पास 3 और 3 6 अल्फा एच, यहाँ 3 अल्फा एच, यहाँ 0 अल्फा एच। तो स्टेबिलिटी जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ अल्फा एच पे डिपेंड करती, तो 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन 2, देन 3, देन 4। अगर आप इंडक्टिव से करते तब भी सही आता, 3 ग्रुप का प्लस आई, जितना ज़्यादा प्लस आई उतना ज़्यादा स्टेबल, देन 2 ग्रुप, देन 1 एक ग्रुप, देन एक भी ग्रुप नहीं। तो प्लस आई इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, न्यूट्रल की तरफ ले जा रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना पहले हाइपर कॉन्जुगेशन, हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में आंसर दें, लेकिन आपको पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, अगला हमारा क्या है, फिनाइल रिंग के साथ कार्बोकटायन है, 2 फिनाइल रिंग के साथ 3 फिनाइल और एक डबल बॉन्ड। अब सबसे पहले आप इसको प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है आइडेंटिफाई करो। तो आपको बताया है कि बेंजीन रिंग जो होती है फिनाइल रिंग, जब सब्सटेंट लगती है तो क्या कहते हैं बेंजीन को, फिनाइल। तो ये प्लस आर माइनस आर दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, यहाँ फिर से एक बार बता दे रहा, जैसे यहाँ CH2 प्लस लगा, अब आपको ये हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन हायर एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सिर्फ डेंसिटी है एक पाई इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ फ्लो होगा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये प्लस आर है, तो यहाँ पे 1 प्लस आर, यहाँ पे 2 प्लस आर, यहाँ पे 3 प्लस आर, और सिमिलरली पाई बॉन्ड भी पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा हायर टू लोअर, तो ये भी प्लस आर। तो देखो बेंजीन में अगर हम देखें तो बेंजीन और फिनाइल और डबल बॉन्ड, इनमें आपको बेंजीन फिनाइल का ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस होता है प्लस आर एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, ये हमने ऑर्डर में भी देखा था प्लस आर के स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था। तो फोर्थ तो लास्ट में आएगा। अब इनमें देखो 3 बेंजीन यानी 3 फिनाइल सब्सटेंट लगा हुआ है, तो वो और सबसे अच्छा 3 प्लस आर सबसे बेस्ट, 2 प्लस आर, देन 1 प्लस आर, देन लास्ट में आपको फोर्थ। जितना ज़्यादा प्लस आर उतना उस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वो न्यूट्रल की तरफ जा रहा है, उतना ज़्यादा स्टेबल। यहाँ देखते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो CH3 CH2 प्लस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, अल्केन से बना हुआ पॉजिटिव चार्ज, अल्कीन से बना हुआ पॉजिटिव चार्ज, अल्काइन से बना हुआ पॉजिटिव चार्ज। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियस सी बात, ये तो एकदम सिंपल सा चीज़ हुआ कि पॉजिटिव चार्ज है वो जितने कितना भी कम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ज़्यादा स्टेबल होगा। पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल होगा नहीं, ऑब्वियस से बात है, नेगेटिव चीज़ ना इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल होगी। तो ये अल्काइन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन अल्कीन, देन अल्कीन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पॉजिटिव चार्ज, सबसे कम स्टेबल, तो ये हो जाएगा आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यहाँ पे मैं आपको कराता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बेंजीन रिंग ली, यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग 3 बेंजीन रिंग ली, CH2 प्लस CH2 प्लस CH2 प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे गलती करते हैं, CH3 CH2 CH3 CH CH3 CH3। देखो ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव कंटिन्यूअस रेजोनेंस, और यहाँ पे देखो हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये sp2 कार्बन है, उससे कनेक्टेड sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन है 3 अल्फा एच, यहाँ पे ये sp2 उससे कनेक्टेड sp3 पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे ये वाला sp2 उससे कनेक्टेड sp3 पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर हम बात करें तो हमारा सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, तो अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन 1 ज़्यादा स्टेबल है, देन 2, देन 3। अगर आप इंडक्टिव से जाओ तो ज़्यादा बड़ा प्लस आई ज़्यादा स्टेबल, देन कम प्लस आई, देन सबसे कम प्लस आई।
तो वही बात है, हम इंडक्टिव को पहले नहीं देखते, हम हाइपर कॉन्जुगेशन को देखते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहता है, जितना ज़्यादा प्लस आई उतना ज़्यादा अच्छी बात है। समझ रहे हो, जितनी ज़्यादा प्लस आई उतनी अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं CH2 प्लस NH2, CH2 प्लस NO2, CH2 प्लस CH3, CH2 प्लस Cl। ग्रुप आइडेंटिफाई करो, लोन पेयर है, डोनेट करेगा, दैट्स वाई प्लस आर। देन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई। NO2 पता है आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता। CH3 हमने ऑर्डर में भी देखा था, प्लस आई है। देन Cl आपको प्लस आर क्योंकि लोन पेयर है, डोनेट कर सकता, एंड माइनस आई क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब डोमिनेटिंग फैक्टर चूज करते हैं। सो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा आपको, आपका डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ रेजोनेंस यहाँ सिर्फ इंडक्टिव है, हैलोजन में इंडक्टिव डोमिनेट करता। अब पॉजिटिव को कौन स्टेबलाइज करता है, प्लस वाले, तो प्लस आर सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। माइनस है, ये भी माइनस है, देन तो प्लस आई, प्लस आर देन प्लस आई। अब माइनस आर, प्लस आर सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज किया था, माइनस आर सबसे ज़्यादा डीस्टेबलाइज करेगा। तो 2 लास्ट में, देन 4। क्लियर है। अब हम चलेंगे कार्बन आयन की तरफ। तो अगर हम कार्बन आयन में देखें तो कार्बन आयन में क्या होता है यार, देखो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो आप क्या चाहते हो, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसको न्यूट्रल बनने के लिए क्या चाहिए कि इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आए, इससे इलेक्ट्रॉन लें और इसको स्टेबलाइज करें, न्यूट्रल की तरफ ले जाएं बेसिकली। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करें तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, क्योंकि माइनस आई इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और उसको न्यूट्रल बना के स्टेबलाइज करेंगे, वहीं प्लस आई पहले से इतना इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन देके इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। और आपको पता है कार्बन आयन में फ्री आपको हाइपर कॉन्जुगेशन लगता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी sp2 कार्बन जिस नेगेटिव चार्ज में नहीं रहता, नेगेटिव चार्ज इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर हम जनरल CH3 माइनस की बात करें, CH3 माइनस, तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज एज अ लोन पेयर काम करेगा। तो चलो, तो इसके क्वेश्चंस करेंगे, उससे क्लैरिटी आएगी। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 फिनाइल, 2 फिनाइल, 3 फिनाइल, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्लस आर है कि माइनस आर है। ये भी चीज़ मैंने बताई है स्टार्टिंग में, अभी भी कार्बोकैटायन में बताया था, वहाँ पे ये प्लस आर की तरह काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव है। तो अब ये ज़्यादा हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो ये इसकी तरफ ब्रेक करेगा, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ, तो फ्लो बेंजीन की तरफ जा रहा है, फिनाइल रिंग की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये माइनस आर, तो माइनस आर स्टेबलाइज करता है। तो 3 बेंजीन रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि ये सारे क्या है, माइनस आर है। डबल बॉन्ड में भी क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज, तो आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ही बन रहा। तो 3 बेंजीन रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल। देन आपको क्या होगा, 2 बेंजीन रिंग, देन आपको आएगा 1 बेंजीन रिंग, 1 माइनस आर, देन आपको सबसे लास्ट में आएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड का जो आपको रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो फेनाइल रिंग बेंजीन से कम होता है। ठीक है, ये रहा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा हमारा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपको इसमें भी सेम क्वेश्चन करना है। आपको क्या करना है, ग्रुप्स आइडेंटिफाई करना है। माइनस आर माइनस आई, लोन पे डोनेट कर सकता है तो प्लस आर, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई। CH3 ओनली प्लस आई, एंड दिस ग्रुप इज, बार बार आपको बता रहा, लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है तो प्लस आर, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई। डोमिनेटिंग फैक्टर रेजोनेंस यहाँ सिर्फ इंडक्टिव है, और यहाँ पे आपको हेलोजन में इंडक्टिव डोमिनेट करता। तो देखते हैं, तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो आपको जो कार्बन आयन होता है उनसे जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो उसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो माइनस आर उसको स्टेबलाइज करेगा, सबसे ज़्यादा 1। अब आपको बार बार बताया डोमिनेटिंग फैक्टर को देखना है, बाकी उसके अल्टरनेटिव को देखना ही नहीं। माइनस आर के बाद प्लस प्लस तो डिस्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ माइनस आई है, प्लस आर को भूल जाओ, माइनस आई को देखो, जो डोमिनेटिंग फैक्टर है 4। अब प्लस आर, जैसे माइनस आर स्टेबिलिटी बढ़ाया था कार्बन आयन का, तो प्लस आर उतना ही घटाएगा, तो ये लास्ट में आएगा, 3 यहाँ आएगा। तो ये रहा कार्बन आयन का बात। अब हम चलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की तरफ।
सो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में क्या होता है, बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हमारा नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक अल्कीन है, ठीक है, इसमें मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, CH3 लगा दिया, इस साइड एक CH3 और एक हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसमें काउंट करूँ तो ये sp2 है, ये sp2 है। तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड जो डबल बॉन्ड से कार्बन है उन पे हाइड्रोजन काउंट करो, तो 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जनरली आपको जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पे क्वेश्चन आता वो इसी बेस पे आता है। अगर कोई अल्कीन को रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा, बहुत अच्छी बात है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर रेजोनेंस नहीं है, तो अगर नॉर्मल अल्कीन्स हैं तो आपको उनके अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके कंपेयर करना है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 अल्कीन्स दिए गए हैं, इन 6 में कंपेयर करना है स्टेबिलिटी। तो अगर आप देखो तो ये डबल बॉन्ड है, इस पर ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है। सब पे 3 3 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल 12 अल्फा एच हो गए। इसके पास 3 3 और 3, यहाँ 3 यहाँ 3 और यहाँ 3, 9 अल्फा एच हुए। सिमिलरली इसके पास यहाँ यहाँ 6 अल्फा एच, यहाँ पे 3 + 3 6 अल्फा एच, इसके पास बस 3 अल्फा एच और इसके पास 0 अल्फा एच। ये दिस इज़ नथिंग बट इथीन, जस्ट सिंपल इथीन। तो अगर हम देखें तो मोर द अल्फा एच मोर द स्टेबिलिटी, तो हम 1 2 5 6 इन सब में कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन 3 और 4 में यार 6 और 6 स्टेबल मतलब सेम हो जा रहा है, तो कैसे स्टेबिलिटी कंपेयर करें। तो हमेशा ध्यान रखना, देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके दोनों अपोजिट साइड CH3 है और इसके सेम साइड, तो यहाँ सिस ट्रांस वाला कंसेप्ट है। ये क्या है, ये ट्रांस है, ये बेसिकली आपको ट्रांस है क्योंकि अपोजिट साइड है, ये सिस है, सेम साइड दोनों CH3 है। तो क्या होता है स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारा ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से, रिपल्शन कम होगा, अपोजिट साइड है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, 12 अल्फा एच सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन 9 अल्फा एच, देन 6 अल्फा एच में ट्रांस पहले, देन सिस, देन 3 अल्फा एच, देन 0 अल्फा एच। ये रही आपको स्टेबिलिटी। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का। इसमें देखो आपको 1 2 3 इन दोनों में पता है कि 2 इज़ ग्रेटर देन 3। अगर आप दोनों में अल्फा एच काउंट करो तीनों में, तो यहाँ भी 6 अल्फा एच, यहाँ भी आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन आपको पता ट्रांस ज़्यादा होता है सिस से। अब ये रहा, इसमें अगर आप जनरली ऐसे सोचो कि कॉमन सेंस से कि यार सोचो कि एक ही कार्बन पे 2 है, अनस्टेबल होगा। लेकिन ध्यान रखो अगर एक ही कार्बन पे है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसका रीज़न है आपको बहुत जगह मिलेगा कि बोला जाता है कहीं पे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब एक ही कार्बन पे जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो वो उतना अच्छा। कहीं आपको बोलेगा एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, लेकिन मोर और लेस एक्सपेरिमेंटल थिंग है। तो आपको ये चीज़ एक याद रख लेनी है, एज अ ऑर्डर दिमाग में यहाँ पे फिट कर लेना है इसको। आपको रीज़न आपको यहाँ फिट कर लेना है कि 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, ज़्यादा एक कार्बन पे जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक ही सेम पे अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है, अगर अल्फा एच सेम है तो ज़्यादा स्टेबल है, एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, एंड आपको 99.99% चांस है कि डायरेक्टली ये ऑर्डर आएगा तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, जहाँ सिस ट्रांस का तो ऑब्वियस है ट्रांस ग्रेटर देन सिस। तो ये रही अल्कीन की स्टेबिलिटी। तो हमने इस लेसन में आपको रेजोनेंस के टाइप्स, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, अल्कीन सब की स्टेबिलिटी देखिए। ये आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प करेगी, ठीक है। तो चलो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना यार, सब्सक्राइब करना यार, इतना तो कर ही सकते हो यार, इतना मेहनत कर रहे हैं आप भी, तो आपका भी इतना हक बनता है कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करें। और हाँ, बस इतना ही नहीं, अगर आपको और नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको कंटेंट चाहिए, उसके टेस्ट पेपर्स,
सारे स्टडी मटेरियल्स, नोट्स, OPN 1 पेज नोट्स सब चाहिए तो उसके लिए बस जस्ट यहाँ पे आपको जो टेलीग्राम चैनल दिख रहा है रवि प्रकाश नीट जेई, उसको टेलीग्राम पे सर्च करो और उसमें ज्वाइन हो जाओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।